हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बोर एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने बोर के पोस्टुलेट्स देख लिए थे, बोर वेलोसिटी देख लिया था, मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या देख लिया था, सॉरी बोर्स रेडियस देख लिया था, एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन की क्या निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी। उससे उसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी देख लिया था और इस पर बेस्ड हमने कई सारे क्वेश्चन भी लगाए थे, हाँ या ना। अब आज बोर्ड में हम लोग बोर्ड का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। बोर्ड का थर्ड एप्लीकेशन क्या था कि बोर्ड ने क्या किया था कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल दिया था। मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला था? एनर्जी। हम लोग रुक करके समझते हैं कि वो एनर्जी कौन सी होती है और कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। आपको याद होगा बोर्ड पोस्टुलेट्स में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो बोर्ड में दो इक्वेशन हमने निकाले थे। एक क्या किससे था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड मेंटेन इट्स सर्कुलर पाथ, इट मीन्स एफ सेंट्रीपिटल मस्ट बी इक्वल टू क्या बेटा, एफ सेंट्रीफ्यूगल। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आया था? बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन से, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। यही दो इक्वेशन था। चलो हम कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं, आज की कहानी को। ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपने सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। और इसके सेंटर पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? तुम कहोगे Z इंटू ई। न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना होगा? Z इंटू ई। Z इंटू पी भी कह सकते हो, Z इंटू ई भी कह सकते हो। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसलिए या तो ZP लिखो या Z इंटू पी, ZP लिखो या Z इंटू ई, दोनों सेम ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो बाहर यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और ये न्यूक्लियस से इसका क्या होगा, डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस। अब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ई। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, जिसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। बोलो हाँ ना। तो अगर कोई पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ मास है, तो उस मास की वजह से उसकी एक एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी। बोलो ना हाँ या ना। तो एक तो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस केस में देखो, हाफ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो चार्ज की वजह से भी एक एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब समझना ना कि ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, बोलो है ना। तो अगर अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है, तो बिना एनर्जी की कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। चार्ज की वजह से जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक दूसरी टाइप की एनर्जी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू मास एंड क्या बेटा, वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, कहना ड्यू टू चार्ज। ये किसकी वजह से है, तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की वजह से है, एंड काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, मास इनटू वेलोसिटी की वजह से। क्या मेरा समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी बॉडी की, तो इसकी फॉर्मूला होता है, मैं तुमको सब कुछ एक एक करके समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स होता तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता, एनर्जी है तो क्या होगा, R। अब वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, K इंटू ZE इंटू माइनस ई अपॉन क्या बेटा, R। हमेशा एनर्जी के फॉर्मूले में चार्ज को उसके साइन के साथ लिखते हैं। तो ये ZE प्लस में, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, निगेटिव। तो क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये दो चीज हो सकता है, बोलो हाँ ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये ऑर्बिट का रेडियस r हो गया, ये न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू ई। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका चार्ज कितना E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना me, वेलोसिटी कितना v। तो यही दो चीज हो सकता है। अब रुक करके तुम एक चीज समझना कि एक जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके टर्म्स में, हाफ एम वी स्क्वायर, मास की यूनिट क्या हो जाएगा, kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या जाएगा, तो इसका यूनिट आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट सिस्टम होती है, बोलो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। अब ये दोनों एनर्जी है, एक मास और वेलोसिटी के टर्म्स में, दूसरा चार्ज के टर्म्स में है। दोनों एनर्जी को मिक्स करोगे तभी क्या निकलेगा, टोटल एनर्जी। अरे सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तभी टोटल निकलेगा ना। क्या दोनों एनर्जी ऐड हो पाएगी क्या, खुद सोचो, क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। एक मास और वेलोसिटी के टर्म्स में है, दूसरा ये तभी ऐड हो पाएगा जब दोनों का यूनिट सेम होगा। बोलो ना हाँ या ना। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। अब हेडिंग पे आ जाओ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आज की क्लास का टॉपिक है, बोर मॉडल का एप्लीकेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। कहता है लेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ई। टोटल एनर्जी को हमने क्या लिया है, ई। इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकता हूँ, कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकता हूँ, पी। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर मैं टोटल एनर्जी को लिखूं तो टोटल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू के ई प्लस पी। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। अब दोनों अलग अलग टर्म्स में है, तो किसी न किसी एक को बहला करके दूसरे के टर्म्स में लाना पड़ेगा, कन्विंस तो करना पड़ेगा ना, चल तू ही कन्वर्ट हो जा, नहीं तो इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर अपने काम का हो ही नहीं पाएगा। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बोर्ड के पहले 2 फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, 2 इक्वेशन। एक क्या, एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। एफ सेंट्रीपिटल कितना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये कौन सा फोर्स है, कुलम्स फोर्स, जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है। और ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लग रहा है। अब यही एक फॉर्मूला है जो दोनों पार्ट में है, देख लो, इधर एम वी स्क्वायर दिख रहा है, इधर देखो के जेड ई स्क्वायर दिख रहा है। एक मसला तो कैंसिल हो रहा है, ये आर से ये आर कैंसिल हो रहा है। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। ये इक्वेशन हमने कहाँ से लाया है, बोर्ड्स के पोस्टुलेट से लाया है। ये कहाँ से आया है, मैं ये कह रहा था कि ये इक्वेशन में लाया कहाँ से, तो फ्रॉम बोर्ड पोस्टुलेट से। इस आर से इसका आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा फॉर्मूला, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ भी एम वी स्क्वायर तुमको दिख रहा है। मैं दोनों तरफ खुद से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अरे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ ना, तो कितना हुआ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और क्या इस हाफ एम वी स्क्वायर को मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, बोलो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हुआ, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब बॉक्स बना देता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। देखो यहाँ r है, वहाँ 2r है। क्या गलत कह रहा हूँ, चलो इतने कॉन्सेप्ट को अगले पेज पे ले आते हैं। के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। कुछ गलत कर रहा हूँ तो बोलना। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को ऐड कर दूं तो वी विल गेट टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, इसी को हमने ई लिया था, इज इक्वल टू कितना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, प्लस करूंगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ही होगा, कितना, दोनों तरफ से के जेड ई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कितना जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लिया तो कितना, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 होगा, बोलो ना है ना। तो टोटल एनर्जी ई कितने के बराबर हो गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या बेटा 2। पहले इस तीनों एनर्जी में रिलेशन निकालते हैं, बाकी की कहानी आगे पढ़ेंगे। क्या रिलेशन तुमको दिख रहा है, अब बताओ। तुम कहोगे जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज, बोलो है ना। मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी के क्या है, इक्वल है। तो पहला चीज मैं क्या कह सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बस काइनेटिक एनर्जी प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, रुक जाओ,
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ ना तो बोल। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, पहले पोटेंशियल भी माइनस में, टोटल भी माइनस में। पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दूँ तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। अरे बोलना, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, नीचे में 2r, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी। बोलो। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो ये भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। बोलो हाँ ना। और जो टोटल एनर्जी है उसको क्या लिख सकता हूँ, चलो टी लिख दो टोटल एनर्जी को, चलो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आ गया। अब इसमें देख लो, तुमको के पता है, पहले से पता है, जेड एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा, ई की वैल्यू पहले से पता है, 2 पता है, आर पता है। आर की वैल्यू हमने कल निकाली थी, बोर्स रेडियस से निकाली थी आर की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में अगर मैं इस आर की वैल्यू को पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पुट कर दो, किस में, पुट वैल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन, पुट करो, क्या होगा बताओ। आर की वैल्यू याद करो, क्या लिया था हमने, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आगे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आर की वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। बोलो, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, बोलो ना। चलो आर की वैल्यू मिल करके पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए कह देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देख लो, माइनस माइनस साइन तो रहेगा, क्या, के जेड ई स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे में आ जाएगा। देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे में आ गया, और बाकी चीज़ें ऊपर मल्टीप्लाई होगी, कितनी, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर में क्या लिखा, माइनस के जेड ई स्क्वायर, नीचे में 2r, ये तो आएगा, खत्म हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, देख तो, एन स्क्वायर, तो क्या आया फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, कितना, माइनस के जेड ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 हो जाएगा। बोलना है ना। देखो माइनस के, ये जेड कितना आ गया, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 2 ई टू द पावर कितना, ई टू द पावर 4। बोलो है ना। ये कितना आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम, ये के कितना है, के स्क्वायर, जेड ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं, अपॉन नीचे में एन स्क्वायर। अब इस टर्म में तुम देखो, मैं तुमको 2 चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ। एन स्क्वायर प्रॉब्लम में गिवन होगा, बोलो भाई ना, और ऊपर में जेड स्क्वायर प्रॉब्लम में गिवन होगा इस एटम के लिए। बाकी हर चीज़ें सेम है या नहीं है, पता है, तो जो पता है उसको एक तरफ लिखते हैं, जो नहीं पता है उसको एक तरफ लिखते हैं। याद रहेगा क्या क्या है, तो कितना जाएगा बता, कितना जाएगा, माइनस के स्क्वायर, के का स्क्वायर है ना, इनटू पाई स्क्वायर, बोलो ई टू द पावर 4 एम, बोलो हो गया, इनटू ये क्या आ गया, जेड स्क्वायर, नीचे में इधर क्या आ गया, एच स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलो ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है। और अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, ये आ जाएगा -13.6, इधर क्या था, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बोलो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इसकी जो यूनिट होगी ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें होगी यूनिट, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर
अब एनर्जी की दो यूनिट होती है, मैं तुमको ऑलरेडी बताया था प्लांक्स के टाइम में ही। एक एनर्जी की जो यूनिट होती है ऑफ एनर्जी, एक होती है जूल, बोलो, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो, है ना। जूल कौन सा यूनिट है? एसआई। और मैं तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की। बोलो ना, हाँ है ना? कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो अब इस एनर्जी को मुझे जूल में लाना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 10⁻⁻19 से। बोलो हाँ है ना? कुछ गलत कह रहा हूँ? तो अगर मुझे ये एनर्जी को लिखना पड़े, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 1.6 इंटू क्या बेटा? -19 कितना? Z²/n²। ये किस में आ जाएगा? जूल पर एटम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इसको लिख दूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे इसको इससे, तो ये आ जाएगा -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम। यही होगा। अब इसी को एक डेसिमल यहाँ माइनस कर दूँ तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इक्वल टू आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻19 कितना बेटा? Z²/n² जूल पर एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ये एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में। और ये एनर्जी किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n², इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना? ये पिक्चर क्लियर है सबका? अब देखने वाली बात क्या आ गई कि ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। ये जो एनर्जी है क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव एनर्जी किस चीज़ को दिखाता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका चार्ज नेगेटिव है। कभी भी किसी बॉडी की एनर्जी या तो कितना हो सकती है? 0, या क्या होगी? पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी किसको दिखाता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिवली। अब ध्यान से देखो, चूंकि ये नेगेटिव साइन है, अब जेड की वैल्यू बढ़ा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ती है तो बताओ क्या होगा? ये पूरा टर्म बढ़ेगा ना, तो ये वैल्यू बढ़ेगी और माइनस में वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? वैल्यू और कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? एटॉमिक नंबर। अरे माइनस साइन लगने से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर। ये क्या है? बोलो, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? बोलो, बोलो ना हाँ ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? बरोबर। अब इससे तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो। अगर n की वैल्यू बढ़ी तो एनर्जी बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले ऑर्बिट में ज़्यादा होगी या दूसरे में ज़्यादा होगी? तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो दूसरे में ज़्यादा होगा, तीसरे में ज़्यादा होगा। तो बोर पोस्टुलेट में यही कहा था ना, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। बोलो ना हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक बच्चों को क्लियर हो रहा है? ये किसी भी एटम के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए निकाल सकता है। सम एक्स्ट्रा पॉइंट ऑलरेडी तुम देख लो, हमने पढ़ चुका है। काइनेटिक एनर्जी kZe²/2r, पोटेंशियल एनर्जी kZe²/r और टोटल एनर्जी kZe²/r। बोलो है ना? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस होगी। तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन मिसिंग। बोलो, तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बोलो, पोटेंशियल एनर्जी ये भी r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टोटल एनर्जी भी r की क्या बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो r है ये 1 माइनस ऑफ 1/r है। कितना बेटा? माइनस ऑफ 1/r।
बोलो। और इतना सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव है। तो एनर्जी में ये जो माइनस साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। ये बात तो ऑलरेडी मैं तुमको बता भी चुका हूँ, हमने यहाँ से स्टार्ट भी किया था। कोई भी एक एनर्जी निकाल लो, तुम बाकी सारा एनर्जी निकाल सकते हो। अगर तुम टोटल निकाल लिए तो माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, काइनेटिक निकल जाएगा। टोटल निकाल लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल। और हमने ये जो फार्मूला निकाला है वो किसके लिए निकाला है, टोटल एनर्जी। अगर जूल में बात करोगे तो 2.18 इंटू 10 के पावर बेटा, एक डेसिमल यहाँ लाए ना तो सॉरी ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 होगा। बोलो। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इतनी बात समझ में आई, बोलो ना हाँ या ना। अब आ जाओ इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका कुछ और टर्म्स बता देता हूँ तुमको। ये भी पॉइंट हो चुका है, अब ये कह रहा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल NE2 - E2। ये फॉर्मूला कैसा है इसको हम लोग देखते हैं। पहले इस पे हम लोग पाते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अब मान लो हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दिया, यही आएगा ना बेटा एनर्जी का फॉर्मूला, -13.6 Z²/n²। और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है ये तुमको 4 ऑप्शन में दिखेगा। एनर्जी जिस यूनिट में होगा तुम उसी यूनिट में लगाओगे। बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एग्री करते हो। चलो अब इसी टर्म्स को मैं तुमको आगे समझाता हूँ, बाकी इस पे क्वेश्चन अभी रुक करके करेंगे। समझो, हमने ये एक ऑर्बिट लिया और ये एक ऑर्बिट लिया, इसको मैं कहता हूँ ये लोअर ऑर्बिट है। ये कौन सा ऑर्बिट है, और ये कौन सा ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट को N1 नाम दे दो, तो इस ऑर्बिट को नाम क्या देता हूँ, N1, और इस ऑर्बिट को नाम क्या देता हूँ, N2। अब मैं फिर से बोलता हूँ N1 और N2, तुम ये मत समझना कि मैं ऑर्बिट नंबर 1 बोल रहा हूँ ऑर्बिट नंबर 2 बोलूँ, नहीं। अगर मान लो 3n5 की बात करते हैं तो लोअर कौन सा हो गया, 3, और हायर कौन सा हो गया, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई, 3, और N2 वैल्यू कितनी हो गई, 5। N1 और N2 लोअर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी, इस एनर्जी को क्या बोल दूं, E1, और इसकी एनर्जी को क्या बोल दूं, E2। बोलो हाँ ना। अभी इस फॉर्मूले को हम लोग इससे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करते हैं। किससे कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इंटू Z²/N1 का स्क्वायर। हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर मैं इसकी बात कर दूं तो -13.6 इंटू Z²/N2 का स्क्वायर। बोलो, दोनों एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये भी एनर्जी किस में बेटा, EV में, ये भी एनर्जी किस में, EV। अगर दोनों एनर्जी को मैं कंपेयर करूं तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, कम। हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर भी जा सकता है। इस केस में एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ सकता है, हायर टू लोअर। तो जब ये केस है तो यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, रिलीज होगा, या लॉस भी कह सकते हो, दोनों तुम सही कह रहे हो। और लोअर टू हायर जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में होगा, चाहे एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे, डेल्टा ई। बोलो है ना। तो ये डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई होगा। क्या होगा, डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई। और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। तो ये कितना हो जाएगा, E2 माइनस। अब तुम क्या करोगे, इसका Z और N पता है तो निकाल लोगे, इसका भी Z और N पता है तो निकाल लोगे, और दोनों को माइनस कर दोगे तो हो गया माइनस। बोलो है ना। हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं तो कितना आ जाएगा, -13.6 इंटू Z²/N2 का स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूला का, फिर कितना 13.6 इंटू Z²/N1। ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिख दो, कितना हो जाएगा, प्लस 13.6 Z²/N1 का स्क्वायर। गलत कह रहा हूँ। और ये वाला तो माइनस में रहेगा, तो ये माइनस साइन कितना 13.6 इंटू Z² अपॉन कितना N2 का स्क्वायर।
एग्री करते हो? 13.6 जेड स्क्वायर यहाँ भी, 13.6 जेड स्क्वायर यहाँ भी, कॉमन ले लूँ तो कितना कॉमन ले लिया? 13.6 इंटू कितना जेड स्क्वायर, यहाँ क्या बचा n1 और यहाँ क्या बचा 1/n2 और यही एनर्जी क्या है डेल्टा ए। क्या अब समझ में आया? अब तुमसे क्या कहा, इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। अब ये डेल्टा ई है, यही क्या हो सकता है रिलीज एनर्जी, यही क्या हो सकता है एब्जॉर्ब एनर्जी। रिलीज कब होगा? जब क्वेश्चन में कहेगा इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा, और एब्जॉर्ब कब होगा? जब हायर टू लोअर आएगा। जिस एटम के लिए बात करें उसका जेड पुट कर दोगे, जिस ऑर्बिट के लिए बात करें n1 n2 वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा, ये जो रिलीज एनर्जी है ये किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, किस फॉर्म में? तुम कौन है सर? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में करेगा? पढ़ा था ना प्लांक्स में। तो ये जो डेल्टा ई है किसके फॉर्म में? दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बेटा वेव, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये जो वेव की एनर्जी होगी कितनी होगी? जो ई होगी या तो एच न्यू के बराबर होगी, बोलो है ना, या ये एनर्जी किसके बराबर होगी? Sc अपॉन लैम्डा। लेकिन याद रखना, ये जो तुम डेल्टा ई निकाले हो उसकी यूनिट अभी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट का बहुत बड़ा लोचा होता है। तो ये एनर्जी किस में है? इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये Hc अपॉन एच न्यू या Sc अपॉन लैम्डा ये किस में आती है? SI में, जूल वाली में आती है। ये जो एनर्जी लिखती हो तो ये एनर्जी किस में है पहले? तो इसको तुम अगर इससे कंपेयर करना है ना तो पहले यूनिट कन्वर्ट कर लेना। और कैसे यूनिट कन्वर्ट करोगे? इस फॉर्मूले को 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19 से मल्टीप्लाई करोगे। वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 18 किया था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। तो मैं तुमसे क्या कहूँगा, कभी तुमसे क्वेश्चन आगे जाके पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम हम लोगों को पढ़ना है तो वहाँ पे बार बार इसको इससे इक्वेट करना पड़ेगा। और वहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा रिडबर्ग इक्वेशन। क्या आ जाएगा? तो वहाँ पे ये फॉर्मूला मत यूज करना, तब 2.18 इंटू 10 के पावर -18 वाला यूज करना। बोलो, तो सीधा सीधा इसी को मल्टीप्लाई करना रह गया ना। तो तब इस केस में जब ये लगाना हो ना तो उस केस में जो डेल्टा ई होगा किसकी वैल्यू बेटा? तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.18 इंटू 10 के पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2, ये जूल में आती है। और बोलो है ना। अब क्या करना, इस वैल्यू को आप इससे इक्वेट करोगे तो आपसे उस रेडिएशन का नहीं कहा जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस एनर्जी मतलब कोई वेव होगी तो उससे डायरेक्टली वेवलेंथ पूछे या फ्रीक्वेंसी पूछे, तब इस फॉर्मूले को इससे इक्वेट करना। बोलो ना हाई ना। मैं तुमको इतना ही समझाने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर और हायर टू लोअर भी जा सकता है। ये जो एनर्जी होगी डेल्टा ई के बराबर होगी, ये किसके फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उस वेव की एनर्जी एच न्यू या Sc अपॉन जो लैम्डा होती है वो जूल में होती है। और ये फॉर्मूला किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करना हो तो पहले इसको जूल में ले आना। बोलो ना हाई ना। पक्की बात? सारे बच्चों को समझ में आ रही है मेरी बात? अब बचा क्या? यही फॉर्मूला है। तुमको जिसका एनर्जी पूछे उसका एनर्जी तुम बैठ करके निकाल दोगे, ये निकल जाएगा। अब ये समझ में आ गया ये कहाँ से आ गया? यही n2 - n1 मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? डेल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर -1 अपॉन n2 का। तुम कहोगे सर यहाँ पे n2 का स्क्वायर -n1 का स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है, हमने माइनस साइन को प्लस में किया है तो ये प्लस में हो जाएगा। बोलो ना हाई ना। समझ में आया? तो दोनों फॉर्मूला एक ही है। यहाँ माइनस इसलिए n2 पहले लिखा हुआ है, हम प्लस में लिखे इसलिए अपना n1 पहले है। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये रिलेशन आपको बता ही चुका हूँ। अगर तुमसे कहे कि हाइड्रोजन एटम के लिए पहले 5 ऑर्बिट का एनर्जी निकालो, कैलकुलेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम दे दिया तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर
तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब इस फॉर्मूला में जेड की वैल्यू 1 पुट कर दो, किसी भी फॉर्मूला में। अपना एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो सीधा सीधा कितना हो गया -13.6 अपॉन क्या बेटा एन स्क्वायर, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना हाँ है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालने की कोशिश कर लेता हूँ, कर लो। अब यहीं पे मैं लिखता हूँ, ज़्यादा इतना लोड नहीं लेना है। E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, फॉर H एटम के लिए। तो -13.6 अपॉन एन 1 का स्क्वायर 1, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं E2 निकालूं किसके एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई ना। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, थर्ड के लिए, तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो 13.6 को अगर 9 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, तुम कुछ मत करो मैं खुद कर लूँगा। 13.6 डिवाइडेड बाई कितना 9, देखो 1.5, तो कितना गया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट निकाल दो तो -13.6 डिवाइडेड बाई क्या बेटा 16, 0.85। बोलो भाई ना, क्या समझ में आ रहा है। चलो एक और निकाल देता हूँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के लिए, कितने के लिए, तो -13.6 इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे 0। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0, वो वैल्यू कहाँ होगी इन्फिनिटी पे, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लाओगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस होती जाएगी। और सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होगी फर्स्ट ऑर्बिट पे, कितना -13.6। अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है -13.6 से लेकर के 0 के बीच में। बोलो हाँ ना। तुम्हें मुझे रफ करके बताना है कि हीलियम में एनर्जी का रेंज कहाँ से कहाँ हो सकता है मिनिमम से मैक्सिमम। तो मैं तुमको एक बता देता हूँ, मैक्सिमम 0 होगी। मैक्सिमम कितना होगी, ये क्या दिया हुआ है, एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड है, जो अभी हमने निकाला है, नहीं निकाला अभी, मैं दिखाऊं क्या निकाला है। n = 1 -13.6, पहले तुमको हर काम करा कर खिलाया हूँ। n = 2 -3.4, n = 3। और तुम ऐसे याद रखना, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो सच में और तुम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो मैं जैसे पढ़ता हूँ ना तुम वैसे ही पढ़ा करो। पूछो मैं ऐसे क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि एग्जाम में वही काम आता है। किसी भी एटम के लिए तुम हमेशा जब भी एनर्जी की बात होगी ना, देखना मुझे ऐसे याद होता है। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन, -13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना 1, जेड की वैल्यू 1, तो जेड का स्क्वायर भी कितना 1, तो जो भी बचा 13.6 अपॉन एन स्क्वायर बचा, तो 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर 13.6, 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 13.6 अपॉन 4 कितना बेटा -3.4, 13.6 अपॉन 9 -1.5, 13.6 अपॉन 4 16, 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 13.6 अपॉन 16 कितना -0.85, 5 का स्क्वायर 25, 13.6 अपॉन 25 कितना -5.4, ये कितना -3.8, और इन्फिनिटी पे कितना होगा 0। बोलो हाँ ना। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब ये डिफरेंस अगर अपने को निकालना है पहले और दूसरे ऑर्बिट में, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो देखो -10.2। बोलो भाई ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है दूसरे से तीसरे में, कहाँ से कहाँ जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो दूसरे की एनर्जी कितनी है 3.4। अरे डेल्टा ये यही आया था ना बेटा, डेल्टा E = E2 - E1। बोलो ना प्यारे बच्चों। तो 3.4 - 1.5 डिफरेंस कितना 1.89। यहाँ आ जाओ E3 - E4, तो 1.5 - 0.85 0.66। बोलो हाँ ना। फिर आगे का निकाल लो
E4 और E5 का, तो 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है? तो n जितना लोअर होगा एनर्जी डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, बोलो है ना। अगर N1 और N2 सबसे लोअर डिफरेंस कहाँ का हो सकता है? लोअर N1 और N2 का। तो देखो N1 और N2 का डिफरेंस कितना है? 2 N3 का डिफरेंस ले लो। तो जितना लोअर ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस लोगे, डिफरेंस इन एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी, बोलो ना, है ना। यही लिखा हुआ है E2 माइनस E1 ग्रेटर होगा E3 माइनस E2, बोलो है ना। और ये जो एनर्जी हमने बनाया ना, इसी को बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं? एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर, या एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, हाइड्रोजन की दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, हाइड्रोजन की तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन के चौथे ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन के पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी। अब ध्यान से समझना, ये मैं क्यों तुमको ये 4-5 एनर्जी निकलवाया? ये तो तुम फॉर्मूला से कभी भी निकाल सकते थे ना। मैं क्यों निकलवाया? एग्जाम में तुम्हारे स्पीड को बढ़ाने के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट किसी भी एटम के लिए, तो -13.6 अपॉन n² तो हम निकाल लिए। बच्चों को डिवीजन ज़्यादा दिक्कत होती है, मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाता है। इनटू क्या बचा? और ये किस एटम के लिए था? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एनर्जी ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आया? अगर समझो, अभी तुम हीलियम का निकाल रहे थे, देखो तुमको इतना टाइम लगा। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? -13.6। अब हीलियम के Z² से मल्टीप्लाई कर दो तो 13.6 इंटू 4, यही तो करना था किसी भी एटम का। हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितना? -3.4। तुमको हीलियम का सेकंड ऑर्बिट का पूछा, 3.4 को हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तुमको सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम पूछ दिया, लिथियम के लिए Z3, 3 का स्क्वायर 9, सेकंड ऑर्बिट, तो 3.4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जिस एटम के जिस ऑर्बिट का तुमको एनर्जी पूछे, हाइड्रोजन के उसी ऑर्बिट को, ऑर्बिट की एनर्जी को तुम उस एटम के Z² से मल्टीप्लाई कर दो, तुम एनर्जी ऑफ एटम निकल जाएगा। बोलो ना हाई ना। क्या हर एक बच्चों को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बोलो ना हाई ना। अब आ जाओ, 1-2 क्वेश्चन बैठे बैठे करो, तुमको बाकी चीज समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन क्यों कह रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये बोर मॉडल है। बोर ने कहा था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 निकाल दो तो ये किसके जैसा हो गया? एक के जैसा हो गया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक ज़्यादा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बोलो हाई ना। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी? बोलो ना हाई ना। इतनी बात समझ में आ रहा है? एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट कितना? -13.6 इंटू क्या बेटा? Z²/n²। किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो जितना Z है उतना n है, कैंसिल हो गया, तो एनर्जी कितना आ गया? अगर तुमको वैसे नहीं, अगर ऐसे निकालना हो तो इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। अब हाइड्रोजन के अगर एनर्जी निकालना था थर्ड ऑर्बिट में, तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में -13.6, दूसरे में -3.4, तीसरे में -1.5। कैसे आया था? तो 13.6 को 9 से डिवाइड करके आया था, तो 1.5 को वापस से 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13.6 नहीं आ जाएगा? बोलो हाई ना। तो ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन में तुमको Z और n कैंसिल हो गया, तो इसका कितना होता है? -1.5 इंटू क्या बेटा? Z²। बस हम बार बार यही यूज करेंगे। ये बायलैकली ऐसा हो गया ना कि दोनों का n और Z इक्वल हो गया, तो वैल्यू उसके बराबर हो गए। क्या सही कह रहा हूँ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम आयन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। दोनों आयन कौन सा लेना है? हीलियम। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एक केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और दूसरे केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। क्या गलत कह रहा हूँ? अपने को क्या निकालना है? रेशियो। तो पहले E2 अपॉन क्या निकालना है? E3। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? थर्ड ऑर्बिट में। फॉर्मूला लगा दो, -13.6 Z का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन कितना यहाँ पे? 2 का स्क्वायर, -13.6 इंटू कितना बेटा?
2 का स्क्वायर अपॉन कितना, 2 का स्क्वायर अपॉन 3। कॉमन चीज पहले कैंसिल कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 9। यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे ना। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ। बोर रेडियस का क्या देखा, एनर्जी देखा। आज के क्लास में हमने बोर्स थ्योरी का क्या देखा, एनर्जी कैलकुलेशन, कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है। यहाँ तक आप कंप्लीट करके आइएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, बोर एटॉमिक मॉडल। तो भी हम लोग एक लेक्चर में इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये फिजिकल का पार्ट है। जितना ज़्यादा लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा आएगा। फॉर्मूला आसानी होता है, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पे Z/N था, कहाँ पे N²/Z था, कहाँ पे Z²/N² था। ये चीज़ आप यूनिट का जरूर ध्यान रखिए। इतना काम करके आइएगा। जो भी नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।